नमस्कार मित्रों, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। आज हम आरोह भाग 2 के जो रजिया सज्जाद जहीर की रचना है नमक, उसका अध्ययन करेंगे। यह वीडियो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और एचटेट और DSSB के लिए उपयोगी है। इससे पहले हम इसके 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। रजिया सज्जाद जहीर। अब रजिया सज्जाद जहीर का जन्म कब हुआ था? 15 फरवरी सन 1917 अजमेर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। अब प्रमुख रचनाएं। अब रजिया सज्जाद जहीर, अब रजिया तो इनका खुद का नाम है और सज्जाद जहीर इनके पति का नाम है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? जर्द गुलाब, ये क्या है? उर्दू एक कहानी संग्रह। अब इनको कौन कौन सा सम्मान मिला है? सोवियत भूमि, नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी, उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड आदि पुरस्कार इन्हें मिले। अब इनका निधन कब हुआ? 18 दिसंबर सन 1979 में इनका निधन हुआ। हमारे दृढ़ संकल्प ही हमारी क्या है? ताकत है। हमारा लिखना ही हमें जिंदा रखता है। अब इनकी मृत्यु कब हो गई? 1979 में। लेकिन ये क्या है? अपनी कहानियों के माध्यम से अभी भी क्या है? जिंदा है। तो लेखिका क्या कहती है कि हमारे दृढ़ संकल्प ही हमारी ताकत है, हमारा लिखना ही हमें क्या रखता है? जिंदा रखता है। रजिया सज्जाद जहीर मूलतः क्या है? उर्दू की कथाकार है। उन्होंने BA तक की शिक्षा घर पर ही रहकर प्राप्त की। विवाह के बाद उन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में MA की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1947 में वे अजमेर से कहाँ चले गए? लखनऊ आई और वहाँ करामात हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लगी। सन 1965 में उनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई थी। अब ये अजमेर से लखनऊ कब आ गई? 1947 में। और 1965 में क्या हुआ? सोवियत सूचना विभाग में इनको नियुक्ति दे दी गई। आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। जो ये रजिया सज्जाद जहीर है वो किसकी लेखिका है? उर्दू भाषा की लेखिका है। उन्होंने कहानी और उपन्यास दोनों लिखे हैं। उर्दू में बाल साहित्य की रचना भी इन्होंने की है, बाल साहित्य भी इन्होंने लिखा है। मौलिक सर्जन के साथ साथ उन्होंने कई भाषाओं से उर्दू में कुछ पुस्तकों के अनुवाद भी किए हैं। रजिया जी की भाषा सरल, सहज और क्या है? मुहावरेदार है। उनकी कुछ कहानियां देवनागरी लिपि में भी लिप्यांतरित हो चुकी है, यानी कुछ क्या है? उनका अनुवाद किस में हो चुका है? देवनागरी लिपि यानी हिंदी में भी उनका अनुवाद हो चुका है। रजिया सज्जाद जहीर की कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास मिलता है। सामाजिक यथार्थ और मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य उनकी कहानियों की क्या है? विशेषता है। रजिया सज्जाद जहीर की नमक शीर्षक कहानी। अब ये क्वेश्चन आता है कि नमक की विधा क्या है? नमक क्या है? रजिया सज्जाद जहीर की ये क्या है? कहानी है। भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती हुई क्या है? एक मार्मिक कहानी है। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो लोग इधर से इधर चले गए थे, यानी जो पाकिस्तान से थे वो कहाँ आए थे? भारत आ गए और भारत से काफी पाकिस्तान में चले गए। इसमें इस कहानी में क्या है? दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पराई देश प्रदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए गए हैं। विस्थापित होकर आई सिख बीबी आज भी लाहौर को अपना वतन मानती है। इस कहानी में एक सिख बीबी का वर्णन किया गया है। तो वो कहाँ से आई थी? पाकिस्तान से क्या है? हिंदुस्तान में आई थी। तो वो लाहौर से थी। तो वो आज भी क्या कहती है कि हमारा वतन तो क्या है? लाहौर है। तो लेखिका को वो क्या कहती है कि सौगात के तौर पर वहां का नमक लाए जाने की फरमाइश करती है। और जो कस्टम अधिकारी यानी जो नमक है वो हम एक दूसरे से दूसरे देश में नहीं ले जा सकते, क्योंकि
नमक भी क्या होता है, वो सफेद होता है, और जो ब्राउन शुगर वगैरह होती है वो भी क्या होती है, व्हाइट होती है, तो हम उसको नहीं ले जा सकते। कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की इजाजत देते हुए क्या कहते हैं, जिसे ले जाना गैर कानूनी है, दिल्ली को अपना वतन बताता है। यानी जो वहां पाकिस्तान में जो अधिकारी था वो क्या कहता है, मेरा वतन कौन सा है, दिल्ली है। इसी प्रकार भारतीय कस्टम अधिकारी कौन, सुनील दासगुप्ता का कहना है कि मेरा वतन क्या है, ढाका है। जब ये कहानी पढ़ोगे आप तब उसमें इस विस्तार से इनका सब इसका वर्णन है, ये इसका क्या है, अभी पाठ परिचय चल रहा है। अब जो सुनील दास है वो क्या कहता है, मेरा वतन ढाका है, लेकिन इसकी नियुक्ति कहाँ है, भारत में इसकी है, और अब ये वर्तमान में कहाँ है, बांग्लादेश, अपना जो बंगाल है वहां ये रहता है। राष्ट्र राज्यों की नई सीमाएं रेखाएं खींची जा चुकी है और मजहबी आधार पर लोग इन रेखाओं के इधर उधर अपनी जगह मुकर्रर कर चुके हैं। यानी मजहबी आधार पर, क्या नहीं, जो हिंदू थे तो पाकिस्तान से कहाँ आ गए, भारत आ गए, और जो मुसलमान थे वो कहाँ चले गए, पाकिस्तान में। यानी मजहब के नाम पर दोनों देशों के बीच एक लकीर खींची जा चुकी है। इसके बावजूद जमीन पर खींची गई रेखाएं उनके अंतर्मन तक नहीं पहुंच पाई। यानी जमीन पे तो हमने रेखाएं खींच दी है, लेकिन अंतर्मन पे नहीं पहुंच पाई। क्यों? क्योंकि जो सिख बीबी है वो आज भी क्या कहती है कि साडा वतन तो क्या है, लाहौर है। और जो सुनील दास गुप्ता है वो किसको बताता है, ढाका को। जो ढाका क्या है, जो बांग्लादेश की राजधानी है, वो पहले किसका पार्ट था, पाकिस्तान का ही। राजनीतिक यथार्थ के स्तर पर उनके वतन की पहचान बदल चुकी है। अब यानी राजनीतिक यथार्थ के तौर पर उनकी पहचान बदल चुकी है, किंतु यह उनका हार्दिक यथार्थ नहीं बन पाया है। यानी हृदय से इन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। एक अनचाही अप्रतिकर बाहरी बंध्यता ने उन्हें अपने अपने जन्म स्थानों से क्या है, विस्थापित तो कर दिया है, पर वह उनके दिलों पर कब्जा नहीं कर पाई है। नमक जैसी छोटी सी चीज का सफर पहचान के इस हार्दिक पहलू को परत दर परत क्या करता है, उघाड़ता है, यानी खोलता है। यह हार्दिक पहलू जब तक सरहद के आर पार जीवित है तब तक यह उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक सरहदें एक दिन बेमानी हो जाएगी। लाहौर के कस्टम अधिकारी का यह कथन की बहुत सारगर्भित है। लाहौर का जो कस्टम अधिकारी था उसने क्या कहा, उनको यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा। जो लाहौर में कस्टम अधिकारी था उसका वतन कहाँ था, दिल्ली, और बाकी सब क्या है, रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। लेकिन इसकी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो पुराने लोग हैं जब वो गुजर जाएंगे, जो नई पीढ़ी है तो पाकिस्तान को ही अपना देश मानती है, और इधर जो हिंदुस्तान वाले हैं वो भी अपने को भारतीय ही मानते हैं। इसे पढ़ते हुए एक सवाल हमारे मन में जरूर उठता है, क्या धर्म मजहब के आधार पर नई सरहदों के आर पार फेंक दिए गए लोगों की वह पीढ़ी जिनकी दिलों में अपनी जन्मस्थली के प्रति गहरा लगाव है, के खत्म हो जाने पर रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाने की उम्मीद भी क्या है, खत्म हो जाएगी। यानी जो बुजुर्ग लोग हैं जो कहते हैं कि हमारा, जो सिख बीबी थी क्या कहती है कि हमारा वतन तो लाहौर है, जब ये गुजर जाएगी तो क्या है, रफ्ता रफ्ता ये ठीक होने की बात भी क्या है, खत्म हो जाएगी। क्या नई पीढ़ी के आने पर भी यह उम्मीद बनी रहेगी? यानी जो नई पीढ़ी है वो आएगी तो क्या उनके भी ये उम्मीद बनी रहेगी कि क्या हम वापस कभी एक हो सकते हैं। अब अध्याय प्रारंभ हो रहा है। नमक क्या है, नमक की विधा। नमक एक कहानी है, किसकी, रजिया सज्जाद जहीर की। उन सिख बीबी को देखकर सफिया हैरान रह गई। अब ये इसकी नायिका है, कौन है कहानी की, सफिया। पूरी कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द है। किस कदर वह उसकी माँ से मिलती थी। वहां एक महिला थी तो सफिया क्या उसको देखकर हैरान हो गई। क्यों? क्योंकि वो उसकी माँ की तरह दिखती थी। वह भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब हो, उस महिला का इसमें वर्णन किया गया। जैसा ही सफेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसे उसकी अम्मा
मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। वो महिला थी, उन्होंने क्या कर रखा था, एक दुपट्टा ओढ़ रखा था। कैसा? जो उसकी माँ मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। अब मुहर्रम क्या है? इस्लाम के अनुसार साल का पहला महीना जो होता है, जिसकी 10वीं तारीख को जो इमाम हुसैन है वो क्या हुए थे, शहीद हुए थे, तो इसलिए मुहर्रम बनाया जाता है। जब सफिया ने कई बार उनकी तरह मोहब्बत से देखा, अब क्या अपने को हम कहीं जाते हैं, जो अपने को ऐसे किसी का चेहरा मिलता हो तो हम उसकी तरफ देखेंगे बार बार, तो उसको भी लगता है कि हाँ ये मेरी तरफ देख रहा है। तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा, कभी ये महिला कौन है जो मेरी तरफ बार बार देख रही है? उन्हें बताया गया कि ये क्या है, मुसलमान है। कल ही सुबह कहाँ जा रही है? लाहौर जा रही है अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें उन्होंने कई साल से नहीं देखा। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर कहाँ आ गई? सफिया के पास आ बैठी और उसे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है, यहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा उम्दा खाने और नफीस। उम्दा क्या होता है? यानी अच्छा, और नफीस होता है सुरुचिपूर्ण भोजन, कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटे के रसियां और जिंदा दिली की तस्वीर। ये किसका वर्णन है कि लाहौर के लोग कैसे हैं, लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने के और नए नए कपड़े पहनने के क्या होते हैं, शौकीन होते हैं। अब वहां कीर्तन होता रहा, वे आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रही। कौन? वो सफिया, और जो औरत किसकी जैसी थी? सफिया की माज के जैसी। सफिया ने एक बार बीच में पूछा, माताजी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक है, पर लाहौर बहुत याद आता है। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। तो महिला क्या कहती है, आज भगवान की दया से सब कुछ है, लेकिन हमारा वतन क्या है? लाहौर ही है। फिर पलकों से कुछ सितारे दूधिया आंचल में समा लेती है। यहाँ दूधिया आंचल में क्या सितारे समा लेती है? जो आंसू को क्या कहा गया है? दूधिया आंचल की उपमा दी गई है। यानी कुछ सितारे टूटकर उसके क्या है, दूधिया आंचल में समा गई। बात आगे चल पड़ती है, मगर घूम फिर कर फिर उसी जगह पर आ जाती है। किस पे? कि साडा लाहौर। कीर्तन कोई 11 बजे खत्म हुआ। कीर्तन कितने बजे खत्म हुआ? 11 बजे। जब वे प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी और सफिया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगी, तब सफिया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहे तो मुझे हुक्म दीजिए। अब जो कीर्तन खत्म हुआ तो उसके बाद उन्होंने कहा कि भी आपको लाहौर से कुछ मंगाना है तो आप मुझे कुछ बताएं। वे दरवाजे से लगी खड़ी रही, हिचकिचाकर बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा क्या ला के देना? लाहौरी नमक ला के देना। अब क्या ला के देना है? लाहौरी नमक। और इसी पे पूरी कहानी है। 15 दिन यूं ही गुजरे कि पता ही नहीं चला। जिम खाना की शामें, दोस्तों की मोहब्बत और भाइयों की खातिरदारियां उनका बस न चलता कि बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ न करेंगे। दोस्तों अजीजों की यह हालत थी, कोई कुछ लिए आ रहा था और कोई कुछ। कहाँ रखे, कैसे पैक करे, क्यों कर ले जाएं, एक समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या क्या थी? बादामी कागज की एक पुड़िया की, जिसमें शेर भर क्या था? लाहौरी नमक था। अब लाहौरी नमक किस पुड़िया में था? बादामी पुड़िया में था। अभी ऊपर हमने पढ़ा है उसमें से आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि जो कीर्तन चल रहा था वो कितने बजे खत्म हुआ था। अगर वीडियो अच्छा लगा रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब सफिया का जो भाई था वो क्या था? पुलिस अफसर था। उसने सोचा कि वह ठीक राय दे सकेगा। चुपके से पूछने लगी, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? अब सफिया ने क्या कहा? अपने भाई से पूछा कि भैया नमक ले जा सकते हैं क्या? वह हैरान होकर बोला, नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। और नमक का क्या करोगी? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज्यादा नमक आया है। नमक कहाँ बनता है? समुद्र जो खारा पानी है,
तो भारत की जो तटीय रेखा है पाकिस्तान से बड़ी है, तो उसके भाई ने क्या कहा कि आपके हिस्से में तो हमसे ज्यादा नमक आया, तो फिर आप नमक क्यों ले जाना चाहती हो। वह झुंझला गई, मैं हिस्से बकरे की बात नहीं कर रही हूं, आया होगा, मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है। अब लेखिका क्या कहती है, मुझे नहीं पता कि हमारे हिस्से में क्या है, मुझे तो सिर्फ लाहौर का नमक चाहिए जो मेरी माँ ने मंगवाया है। भाई की समझ में कुछ नहीं आया, माँ का क्यों जिक्र था, वे तो बंटवारे से पहले ही क्या है मर चुकी थी। जरा नमक से नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, देखिए बाजी, आपको कस्टम से गुजरना है। बाजी किसको बोलते हैं, जो बड़ी बहन है उनको बाजी यानी दीदी। आपको कस्टम से गुजरना है, अगर एक भी चीज ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिद्दी चिद्दी बिखेर देंगे कस्टम वाले कानून जो। उसके भाई ने कहा कि आपको कस्टम से गुजरना है, अगर ऐसी वैसी कुछ भी चीज मिली तो सारा सामान बिखेर देंगे। वह बिगड़ कर बोली, निकल जाने का क्या मतलब है, मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी, मैं तो दिखा के और जता के ले जाऊंगी। भाई यह तो आप बहुत ही गलत बात करेंगी। कानून, अरे फिर कानून कानून कहे जाते हो, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं, कुछ मोहब्बत मुरोबत आदमियत इंसानियत के नहीं होते। आखिर कस्टम वाले भी क्या है, इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते। हाँ वे तो मशीन नहीं होती, पर उनको यकीन दिलाता हूं कि वे शायर भी नहीं होते। अब जो सफिया है, जो सफिया का भाई, उसको क्या कहता है कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो क्या है, शायर भी नहीं होते, इंसान तो जरूर होते हैं, उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है। अरे बाबा मैं कह रही हूं कि वह ड्यूटी न करे, कि मैं कब कह रही हूं कि वह ड्यूटी न करे, एक तोहफा है वह भी चंद पैसों का, शौक से देख ले, कोई सोना चांदी नहीं, स्मगल की कोई चीज नहीं, ब्लैक मार्केट का माल नहीं। अब आपसे कौन बहस करे। अब जो सफिया है उसका भाई क्या कह रहा है कि अब आपसे बहस कौन करे, आप अदीब ठहरी। अब अदीब क्या होता है कि साहित्यकार। सभी अदीबों का दिमाग क्या होता है, थोड़ा सा जरूर ही घुमा हुआ होता है। वैसे मैं आपको बताए देता हूं कि आप ले नहीं जा पाएंगी और बदनामी मुफ्त में हम सब की भी होगी। आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती है। अब जो साफिया का भाई क्या कहता है सफिया का कि आप ले नहीं जा सकती और बदनामी हमारी भी होगी। उसने गुस्से में जवाब दिया, कस्टम वालों को जाने या ना जाने पर हम इंसानों को थोड़ा सा जरूर जानते हैं, और रही दिमाग की बात, सो अलग सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह अगर घुमा होता तो यह दुनिया क्या है, कुछ बेहतर ही होती भैया। ये कौन कह रही है, सफिया का ये कथन है। अब ये कथन देके भी पूछा जा सकता है कि ये कथन किसका है। अब ये सफिया यहाँ बैठी है, फिर ये पैकिंग कर रही है, यहाँ ये किन्नू है, फिर भी ये किन्नू की टोकरी में इनको रखती है। अब आगे इसमें पूरी कहानी से इसकी विस्तार से चर्चा है। मारे गुस्से के उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अगले रोज 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था। कितने बजे रवाना होना था, 2 बजे रवाना होना था, और कितने दिन हो गए थे, 15 दिन हो गए थे। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसलिए उसे सारी पैकिंग कब करनी थी, रात को ही करनी थी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके वह सामान बांधने लगी। इधर उधर फैली हुई चीजें धीरे धीरे सिमटकर सूटकेस में और बिस्तर बंद में चली गई। सिर्फ 2 चीजें रह गई। क्या, एक तो वह छोटी टोकरी जिसमें किन्नू थे, एक दोस्त का तोहफा। अब किन्नू क्या होता है, संतरे और जो माल्टे को मिलाकर जो नई किस्म या नस्ल पैदा की जाती है वो क्या है, किन्नू। फल माल्टे की तरह रंगीन और मीठा, संतरे की तरह नाजुक। अब एक तो किन्नू, जो किन्नू थे उनको पैक करना था, और एक क्या थी, दूसरी थी वह नमक की बादामी रंग की पुड़िया। अब वो सफिया का भी गुस्सा क्या है, धीरे धीरे उतर चुका था। भैया के स्थान पर, भावना के स्थान पर क्या है, बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। नमक की पुड़िया ले जानी है तो पर कैसे। अच्छा अगर इसे हाथ में ले गए, कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दें, लेकिन अगर कस्टम वालों ने न जाने दिया तो मजबूरी है, छोड़ देंगे। अब लेखिका क्या सोच रही है कि पहले इसको हाथ में ले लेते हैं और सबसे पहले यही दिखा देंगे कि भाई हम ये लेके जा रहे हैं। लेकिन फिर उस वायदे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया था। हम अपने को सैयद कहते हैं,
अब सैयद जो होते हैं वो अपना वादा नहीं तोड़ते। फिर वायदा करके झुठलाने के क्या मायने, जान देकर भी क्या है, वायदा पूरा करना होगा, क्योंकि हम कौन है, सैयद हैं। मगर कैसे? अच्छा, अगर इन्हें कीनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख दिया जाए तो इतने कीनुओं के ढेर में भला कौन इसे देखेगा? और अगर देख लिया, नहीं जी, फलों की टोकरी तो आते वक्त भी किसी ने भी नहीं देखी थी। अब जब भारत से क्या जा रहे थे, केले जा रहे थे, और इधर से किन्नू सभी ला रहे थे, ले जा रहे थे, यह ठीक है। और फिर देखा जाएगा, जो भारत से लोग जा रहे थे वो क्या लेके जा रहे थे, केले लेके जा रहे थे, और उधर से क्या आ रहा था, किन्नू। किन्नू क्या है, माल्टा और संतरे को मिलाकर बनाई हुई एक किस्म है। उसने किन्नू कालीन पर उल्ट दिए, टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में रख दी। एक बार झांककर उसने पुड़िया को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपनी किसी प्यारी चीज को किस में रख दिया है, कब्र की गहराई में उतार दिया। अब क्वेश्चन आ सकता है कि लेखिका ने किसी अपने प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया, यह कथन किसके लिए आया है, किन्नू के लिए, नमक के लिए या केले के लिए? तो किसके लिए आया है, किन्नू के लिए। कुछ देर उकड़ू बैठकर पुड़िया को तकती रही, उकड़ू यानी पैर के बल ऐसे बैठ के, और उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी, जिनमें शहजादा अपनी रान चीरकर हीरा छिपा लेता था और देवों, खौफनाक भूतों और राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से गुजर जाता था। इसने क्या है, अपनी माँ से कहानी सुनी थी। क्या कहानी सुनी थी कि एक वो जो नायक है वो अपनी राब चीरकर यानी अपने सीना चीरकर उसमें क्या करता है, हीरा छुपा लेता और सरहद पार कर जाता है। इस जमाने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती थी, वरना वह अपना दिल चीरकर उसमें यह नमक छिपा लेती। उसने एक आह भरी, फिर वह किन्नुओं को एक एक करके टोकरी में रखने लगी, पुड़िया के इधर उधर, आस पास और फिर ऊपर, यहां तक कि वह बिल्कुल छिप गई। आश्वस्त होकर उसने हाथ झाड़े, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिरहाने रखी और लेटकर क्या है, दोहर ओढ़ ली। अब दोहर क्या होती है, कपड़े को जो दोहरा सिलकर उसकी एक चादर या लिहाफ बनाया जाता है, जो एक चादर की तरह ही होता है, जिसको ओढ़ने के काम आता है। रात को तकरीबन 1:30 बजे थे। कितने बजे थे, 1:30। और मार्च की सुहावनी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। अब क्वेश्चन आ सकता है कि सफिया जब अपने भाइयों से मिलने के लिए लाहौर गई थी तो वह कौन सा महीना था, तो कौन से महीने में गई थी, मार्च के महीने में गई थी। खिड़की से क्या है, ठंडी हवा आ रही थी, बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना दरख्त। कौन सा पेड़ लगा था, चंपा का। सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्स लहरा रहा था। कभी किसी तरफ से किसी की दबी हुई खांसी की आहट, दूर से किसी कुत्ते के भौंकने या रोने की आवाज और चौकीदार की सीटी, और फिर क्या था, सन्नाटा। यह क्या था, पाकिस्तान। यहाँ उसके 3 सगे भाई रहते थे। अब सफिया के कितने भाई है, 3। बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे, बाप की कब्र थी, नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियां थी जो उससे बड़ी मासूमियत से पूछते, फूफी जान आप हिंदुस्तान क्यों रहती है जहां हम लोग नहीं जा सकते। उन सबके और सफिया के बीच में एक सरहद थी, बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला, जो कस्टम कहलाता था। जो उसके छोटे भतीजा भतीजी थे वो क्या कहते थे कि बुआ जी, फूफी जान किसको कहते हैं, बुआ को, कि भी आप वहां क्यों रहती हो जहां हम नहीं जा सकते। कल वह लाहौर से चली जाएगी, हो सकता है साल भर बाद फिर आए, 1 साल से पहले तो वह आ भी नहीं सकती, यह भी हो सकता है वह अब कभी न आ सके। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी। फिर उसे सफेद दुपट्टे का दूधिया आंचल लहराता दिखाई देने लगा, जिस पर यहाँ वहां क्या थे, सितारा झिलमिला रहे थे,
जो महिला मिली थी कीर्तन में, उसने भी क्या था, सफेद दूध या दुपट्टा ओढ़ रखा था। हमें वहां से आए तो बहुत दिन हो गए, यहाँ हमारी कोठी भी है, बिजनेस भी है, हम यहाँ बस भी गए हैं, पर हमारा वतन तो क्या है जी, लाहौर ही है। फिर दिखा इकबाल का मकबरा। अब जो सफिया उसको क्या दिखा, इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें, आसपास से फैलता उभरता अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नरम हवा, उस हवा में रची हुई मूलसिरी की खुशबू, और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए दो इंसान सिर झुकाए चुपचाप उदास जैसे दो बेजान परछाइयां। अब जो सफिया उसको क्या है, इकबाल का मकबरा दिखा, लाहौर का किला दिखा, और मकबरे की सीढ़ियों पर वहां दो बेजान परछाइयां दिखी। अब वो बात कर रहे हैं आपस में, तो तुम कल चली जाओगी? हाँ। अब कब आओगी? मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। अचानक उसकी आंख खुल गई। किसकी? सफिया की। शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी दूब से एक पत्ती तोड़ी थी, जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। हुआ यह था कि नींद में करवट लेते हुए हाथ किस पे टिक गया था? किन्नुओं से लबालब भरी टोकरी पर जा पड़ा था। रसीले ठंडे किन्नू, जिनको लेते वक्त अपने दोस्त ने कहा था कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा किसको कहा गया है? किन्नू को कहा गया। अब किन्नू किससे मिलकर बना है? माल्टा और जो संतरा, उसकी ये बना के इसकी एक नई एक किस्म बनाई गई है। सफिया फर्स्ट क्लास के बैटिंग रूम में बैठी है। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दिया था। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। वह अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए किन्नुओं की टोकरी पर निगाहें जमाए यह देख रही थी कि आसपास इधर उधर कितने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती थी कि टोकरियों की तह में क्या है। किन्नुओं के बीच नमक की जो पुड़िया है वो छिपा रखी है। यह बात कौन जानता था? सिर्फ सफिया ही जानती थी। जब उसका सामना कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसे एक झिरझिरी सी आई, यानी एक कंपकंपी सी आई, और एकदम से उसने फैसला लिया। क्या? कि मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं जाएगा, नमक कस्टम वालों को दिखाएगी वह। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंडबैग में रख ली, जिसमें उसके पैसों का पर्स और पासपोर्ट आदि थे। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला तो वह कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। ज्यादातर मेजें खाली हो चुकी थी, एक दो पर इक्का दुक्का सामान रखा था। वहीं एक साहब खड़े थे, लंबा कद, दुबला पतला जिस्म, खिचड़ी बाल, आंखों पर क्या थी? ऐनक थी। वे कस्टम अफसर की दबदी वर्दी क्या थे? पहने थे, मगर उन पर कुछ जच नहीं रही थी। सफिया कुछ हिचकिचाते बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने नजर भरकर उसे गौर से देखा। बोले, फरमाइए। उनके लहजे से ने सफिया की क्या है, हिम्मत बढ़ा दी। आप कहाँ के रहने वाले हो? उसने कुछ हैरान होकर उसे फिर गौर से देखा। मेरा वतन दिल्ली है। आप भी तो हमारी तरफ की मालूम होती है। अपने अजीजों, यानी जो अपने प्यारे या रिश्तेदार हैं, उनसे मिलने आई होगी। अब जो पाकिस्तान में कस्टम अधिकारी था उसने क्या कहा कि आप तो हमारी साइड की लगती हो, यानी मेरा वतन क्या है? दिल्ली है। जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ। सफिया कहाँ की थी? लखनऊ की। पहले कहाँ रहती थी? जन्म कहाँ हुआ था? अजमेर में। अपने भाइयों से मिलने आई थी। वे लोग इधर आ गए हैं। आपको भी तो शायद इधर आए। जी हाँ, पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो क्या है? दिल्ली ही है। सफिया ने हैंडबैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकालकर उनके सामने रख दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक कर क्या है, सारी बात उनको बता दी। उन्होंने पुड़िया को धीरे धीरे अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। जब सफिया की बात खत्म हो गई तब उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों में उठाया और अच्छी तरह लपेटा और खुद क्या है, सफिया के बैग में रख दिया।
बैग सफिया को देते हुए बोले, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून क्या है, हैरान रह जाता है। उन्होंने खुद सफिया के बैग में क्या है, वो नमक की पुड़िया रख ली और क्या कहा कि ये मोहब्बत तो कस्टम से ऐसे गुजर जाती है कि कानून क्या रह जाता है, हैरान रह जाता है। वह चलने लगी तो वे भी खड़े हो गए और कहने लगे, क्या कहा कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून को यह नमक देते मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली किसका वतन है, मेरा। तो बाकी सब क्या है, रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। अब यह कथन किसका है, जो पाकिस्तान का कस्टम अधिकारी, उसने क्या कहा कि आप जामा मस्जिद की जो सीढ़ियां उनको मेरा सलाम कहना और उनको कहना जो खातून है यानी जो महिला है कि आपका क्या है, वतन अभी तक क्या है, लाहौर है और मेरा क्या है, दिल्ली है। सफिया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई। वे वहीं खड़े रहे। प्लेटफॉर्म पर उसके बहुत से दोस्त भाई रिश्तेदार थे। हसरत भरी नजरें, बहते हुए आंसू, ठंडी सांसों से बिछे यानी बंद किए हुए होठों के बीच में से काटती हुई रेल सरहद की तरफ बढ़ी। अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतरी। अब जो पाकिस्तानी पुलिस है वह कहाँ उतर गई, अटारी में, और हिंदुस्तानी पुलिस सवार हो गई। कुछ समझ में नहीं आया क्या कि कहां से लाहौर खत्म हुआ और किस जगह अमृतसर शुरू हो गया। हमारे बीच में जो सिर्फ रेखा खींची है उसी से हमें पता चलता है कि ये क्या है, हिंदुस्तान और ये पाकिस्तान। अब लेखिका क्या कह रही है कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब लाहौर खत्म हुआ और कब क्या है, अमृतसर आना शुरू हो गया। और जो भारतीय जो पाकिस्तानी पुलिस थी वो कहाँ उतरी थी, अटारी जो रेलवे स्टेशन है वहां उतर गई और जो हिंदुस्तानी पुलिस है वहां सवार हो गई। एक जमीन थी एक जबान, यानी जमीन भी और एक अपनी जैसी जबान, जैसे हम हिंदी बोलते हैं तो वहां उर्दू भी बोलते हैं, तो भारत में भी तो लोग काफी लोग हैं जो हिंदी और उर्दू दोनों बोलते हैं। एक सी सूरतें और लिबास, लिबास यानी कपड़े भी एक जैसे, एक सा लबो लहजा और अंदाज थे। गालियां भी क्या है, एक जैसी थी उनमें दोनों, जिनसे दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे। बस मुश्किलें सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथों में थी। यानी दोनों क्या है, एक दूसरे को गालियों से भी नवाज रहे थे लेकिन क्या थी, उनके हाथों में बंदूकें थी। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके डिब्बों के सामने ही कर रहे थे। सफिया का जो सारा सामान है वो देखा जा चुका, तो वह उन नौजवान कस्टम अफसर की ओर बढ़ी जो बातचीत और सूरत से क्या लग रहे थे, बंगाली लगते थे। तो सफिया ने क्या कहा, देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा। फिर उसने हैंडबैग खोला और वह पुड़िया उनकी तरफ बढ़ाते हुए अटकते झिझकते हिचकिचाते हुए उनको सब कुछ कह सुनाया। किसको, जो भारतीय कस्टम अधिकारी है। उन्होंने सिर झुका लिया, सुनते रहे, बीच बीच में सिर उठाते, गौर से उसे देखते, फिर सुनने लगते। बात पूरी हो गई और उन्होंने एक बार फिर सफिया को ऊपर से नीचे तक देखा, धीरे से बोले, इधर आइए जरा। अब उन्होंने क्या कहा कि आप जरा इधर आइए। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा, इनके सामान का ध्यान रखिए। तो कस्टम अधिकारी है उसने क्या कहा कि इनके सामान का ध्यान रखिए। प्लेटफॉर्म के एक सिरे पर एक कमरा था, वे उसके अंदर घुसे। सफिया दाखिल होते ही हिचकिचाई। वे मुस्कुराकर बोले, आइए आइए ना। जेब से रुमाल निकालकर उन्होंने कुर्सी को झाड़ा और बोले, बैठिए। सफिया ने पुड़िया और बैग को मेज पर रख दिया। बाहर की तरफ झांककर उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया। सफिया के पैर तले की जमीन खिसकने लगी कि अब क्या होगा। तो उन्होंने जो पुलिस वाले को क्या कहा कि 2 चाय लाना अच्छी वाली। पुलिस वाला सफिया को घूरता हुआ चला गया। फिर उन्होंने मेज की दराज खींची और उसके अंदर दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली। किताब को सफिया के सामने रखकर उन्होंने पहला सफा यानी पहला पेज खोला। बाईं ओर नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी। टाइटल वाले सफे पर अंग्रेजी में कुछ धुंधले शब्द थे। क्या थे, शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्ता को प्यार के साथ ढाका 1946 में। यानी जो भारत का जो कस्टम अधिकारी था
वो कहाँ का था? ढाका का। तो उनके एक दोस्त थे, उनको उसने दी थी, सुनील दास गुप्ता को। अब जो भारतीय जो कस्टम अधिकारी था उसका नाम क्या था? सुनील दास गुप्त था। तो आप ईस्ट बंगाल के हैं? तो सफिया ने उनको क्या कहा कि आप ईस्ट बंगाल के हैं? हाँ, मेरा वतन ढाका है। उन्होंने बड़े फक्र से कहा। तो आप यहाँ कब आए? फिर सफिया ने क्या पूछा कि आप अब यहाँ कब आए थे? उन्होंने क्या कहा? जब डिवीजन हुआ तभी आए, यानी जब विभाजन हुआ। मगर हमारा वतन क्या है? ढाका। मैं तो कोई 12-13 साल का था, पर नजरुल और टैगोर को तो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं। अब ये नजरुल कौन है? एक लेखक है, और टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। अब ये जो सुनील दत्त गुप्ता है, ये क्या कह रहे हैं कि हम तो बचपन से ही नजरुल और टैगोर को पढ़ते आए हैं। जिस दिन हम रात को यहाँ आ रहे थे, उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने और सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे यह किताब दी थी। उस दिन मेरी सालगिरह थी, यानी उस दिन ये जो सुनील दत्त है उसका क्या था? जन्मदिन था। फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी भी मिल गई, पर हम वतन आते जाते रहते हैं। अब इसका वतन क्या है? ढाका। अब आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि जो सफिया थी जब पाकिस्तान गई थी, यानी लाहौर गई थी, तब कौन सा महीना था, कि वह कौन से महीने में वहां गई थी? अब वो जो बात क्या कह रहा है कि हमारा वतन तो क्या है? ढाका, लेकिन अब वो रहते कहाँ है? हिंदुस्तान में। वतन? सफिया ने जरा हैरान होकर पूछा। मैंने आपसे कहा नहीं कि मेरा वतन क्या है? ढाका है। उन्होंने जरा बुरा मानकर कहा। हाँ हाँ, ठीक है सफिया जल्दी से बोली। तो पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब इधर उधर भी क्या है? गोलमाल हो गया। ये किसने कहा? कस्टम अधिकारी ने। उन्होंने चाय की प्याली सफिया की तरफ खिसकाई और खुद एक बड़ा सा घूंट भरकर बोले, वैसे तो डाब कलकत्ता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ की डाब की बात और ही है। डाब क्या डाब किसको कहते हैं? जो कच्चा नारियल होता है उसको क्या कहा जाता है? डाब कहा जाता है। अब ये क्या कह रहे हैं जो सुनील दत्त है, वो क्या कह रहे हैं कि डाब तो यहाँ भी है, कलकत्ता में है, लेकिन नमक यहाँ भी है, लेकिन हमारे डाब की बात ही अलग है। अब जैसे लाहौर के नमक की बात ही क्या है? अलग है। हमारी जमीन, हमारे पानी का मजा ही कुछ और है। उड़ते वक्त उन्होंने पुड़िया सफिया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगे। सफिया ने उनके पीछे चलना शुरू किया। जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी, तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के नीचे सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे कस्टम अधिकारी। सफिया सोचती जा रही थी, किसका वतन कहाँ है? वह कस्टम के इस तरफ या उस तरफ? अभी ये अध्याय कंप्लीट होता है। अब इसका क्विक रिवीजन करते हैं कि जो सफिया है वो कब गई थी लाहौर, कौन से महीने में गई थी? मार्च में। सफिया के लाहौर में कितने सगे भाई थे? 3 भाई थे, और जो इसका बड़ा भाई था वो किस में था? पुलिस में था। और जो कीर्तन के अंदर जो एक महिला आई थी, तो उसने क्या कहा था कि मेरा वतन कौन सा है? वो अपना वतन किसको बता रही थी? लाहौर को। और लाहौर से लाने के लिए क्या कहा था? नमक लाने के लिए कहा था। और लेखिका जो नमक है वो किस में लाई थी? एक बादामी रंग की पुड़िया में लेके आई थी। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो प्रेम का जो मेवा है उसको किसको बोला जाता है? किन्नू को बोला जाता है। और जो भारतीय थे जब पाकिस्तान जा रहे थे तो क्या लेके जा रहे थे? केले लेके जा रहे थे, और वहां से क्या आ रहा था? किन्नू लेके आया रहा था। और जो लेखिका को पाकिस्तान में कस्टम अधिकारी मिला था, तो उसने अपना वतन किसको बताया था? दिल्ली को बताया था। और क्या कहा था कि आप जामा मस्जिद की जो सीढ़ियां है उनको मेरा क्या कहना है? सलाम कहना। और जो भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दत्त गुप्त था, उसने क्या कहा था कि मेरा वतन क्या है? ढाका है, और डाब यहाँ भी है, लेकिन हमारे डाब की बात ही अलग है। डाब क्या होती है? जो कच्चा नारियल होता है उसको क्या कहते हैं? डाब कहते हैं। अब जो लेखिका ने जब अपने भाई से बहस की थी कि मुझे नमक लेके जाना है, कि मेरी माँ ने मंगाया है, तो उसने क्या क्या कहा था कि आप तो अदीब ठहरी। आप तो क्या ठहरी? अदीब ठहरी। अदीब क्या होता है? साहित्यकार को अदीब बोला जाता है। अब उसका जो भाई था उसने क्या कहा कि आपको नमक की पुड़िया नहीं लेके जानी। क्यों नहीं लेके जानी? क्योंकि पाकिस्तान से भारत में नमक ले जाना क्या है? गैर कानूनी है। और उसके भाई ने क्या कहा था कि आपके हिस्से में तो हमसे क्या है? नमक ज्यादा आया है। अब
आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।